बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूं। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की इबादत करते होंगे, कुरान पाक पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करते होंगे पूरी दुनिया जहान के जानदारों के लिए। और साथ ही साथ जो है कि ये जो लेक्चर जो हैं आपको यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड कर रहा है उसको बेहतर तौर पर आप देखते होंगे और पढ़ाई जो है वो साथ साथ जो है हासिल कर रहे होंगे, क्योंकि टेस्ट भी जब होगा तो अच्छे तरीके से उसको टेस्ट को भी अटैम्प्ट किया जाए। अब दुनिया जो है ये बेटा उसमें तो यही है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करम से, हर अल्लाह ताला के करम से ही जन्नत में कोई जा सकता है। तो वहाँ पे जो है उधर तो अल्लाह ताला की नेमतें जो हैं वहाँ पे टेस्ट वाली बात तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी उधर मर्तबे भी हैं। लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ पे दुनिया में जो मुख्तलिफ़ तरह की और भी जो बीमारियाँ होती हैं जो जिसका ताल्लुक़ जो हमारे बातिन के साथ होता है, हसद वगैरह ऐसी चीज़ें, वो तो ऐसी कोई चीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं होगी। मर्तबे होंगे लेकिन वहाँ पे ऐसी कोई जलने वाली बात, हसद और कीने वाली बात ऐसी कोई जन्नत में नहीं होगी। लेकिन ज़ाहिर है कि ये अल्लाह ताला का सिस्टम है। दुनिया के किसी सिस्टम की तो हम लिमिट की बात करते रहते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो मे भी हम जो है उसके मैक्सिमम तक चले जाते हैं। लेकिन ये कोई भी सिस्टम जो है ये अल्लाह ताला के सिस्टम जैसा उस जैसा हो ही नहीं सकता। हम कि दुनिया के सिस्टम में तो मैक्सिमम चले गए, लेकिन अल्लाह ताला जो वो तो अल्लाह ताला है, तो उसमें तो आगे जो है वो चलते ही रहना। और उसमें ऐसी कोई बात कि जी मेरे से ऊपर चला गया है, मैं उससे नीचे हूँ, ऐसी कोई बात होगी ही नहीं। इस्लाम तो मज़हब ही ऐसा है कि जी कि हर एक के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहा जाए और हसद ना किया जाए। अपने से नीचे की तरफ देखो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अपने से ऊपर की तरफ देखो तो कोशिश करो, लेकिन उसमें हसद वगैरह कुछ ना हो। ऐसी कोई बातें जन्नत में नहीं होंगी। लेकिन अब दुनिया जो है, क्योंकि ये हम वहाँ तक चलने के लिए एक इम्तिहान है, तो आप जो है ये इबादत भी करें और साथ साथ जो दुनियावी इल्म जो आपको प्रोवाइड लेक्चर्स के फॉर्म में दिया जा रहा है, आप ये मेहनत करें और टेस्ट की कोशिश करें ताकि आप जो है दुनिया में भी आगे आप सुरखरू हो सकें और साथ ही साथ अल्लाह ताला की इबादत करके जो है वो उसमें भी अल्लाह ताला जो है हम पे अपना करम करे और जन्नत में हम जाएं। तो इसलिए बेटा ये अच्छे तरीके से लेक्चर्स जो हैं वो सुने, तैयारी करें और टेस्ट जो है वो भी अल्लाह ताला को हाजिर नासिर जान कर ही टेस्ट अटैम्प्ट करें। अल्लाह ताला हम पे अपना बहुत ज़्यादा करम करे, अपनी पनाह में ले हमें। अब स्टूडेंट जो है वो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं फ़र्स्ट ईयर चैप्टर 9, उसमें चार्ट और ग्राफ का टॉपिक लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। अब उसकी कोई डाटा एग्जांपल के तौर पर प्रोवाइड करके उसकी एग्जांपल हम देखेंगे कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है। यहाँ से हमारा चैप्टर 9 जो है कंप्लीट हो जाएगा और उसके MCQs जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास आखिरी चैप्टर नंबर 10 जो है वही रह जाएगा। तो ये हमारा सिलेबस जो है कम्प्लीशन की तरफ जा रहा है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो आप अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। चार्ट और ग्राफ का टॉपिक जो है विद एनी एग्जांपल हम करते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सुन ये हमको डाटा जो है वो इसमें लिखते हैं। ये हमने एक स्केच सा बना दिया कि लाहौर में कार की सेल्स कितनी हुई, 2 कंपनीज़ लिख दी 2020 में। उसका डाटा हम अपनी तरफ से कोई डाटा लिख देते हैं कि सपोज़ जो है 2000 कार्स इसकी, अब इसकी कितनी करें, चलें जी इसको हम बढ़ा देते हैं। उसके बाद 19 में कार सपोज़ ये थी, इसको चले हम कम कर देते हैं। और 18 में हमारे पास ये 18 में भी इतनी ही रख लेते हैं। ये हमने डाटा प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब डाटा हमने प्रोवाइड किया। अब या तो ये है कि आप ये डाटा पहले अगर सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम देखते हैं। अब इसको हमने डाटा, ये हमारी एग्जांपल जो थी, ठीक है, इसमें ये कॉलम, इसको हम सपोज़ अगर डिलीट कर देते हैं और इसी तरीके से वो एग्जांपल अब हम एरर्स करके देखते हैं इसको, ठीक है।
अपने डाटा हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम ये चार्ट विज़िट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट में हमारे पास ये डिफरेंट चार्ट्स जो भी हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। सपोज़ अगर ये हम कॉलम ये कोई ग्राफ या चार्ट बनाना चाह रहे हैं। अब इसमें स्टूडेंट ये होता है कि ये जो वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें तो जैसे एक क्लिक किया और उसने आपको ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करके दिखा दिए। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो हमारे पास ये लेआउट में जाते हैं और इधर फिर जो भी डाटा आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, चार्ट का टाइटल आप लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, क्लिक करेंगे। चार्ट का टाइटल अगर आप कोई देना चाह रहे हैं, चार्ट का टाइटल सेल्स, ठीक है, जो आप लिखेंगे वो चार्ट के टाइटल पे आ जाएगा। फिर आप एक्सिस का टाइटल देना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल टाइटल आप जो देना चाह रहे हैं, जो एक्सिस के नीचे हमारे पास ये क्या है, ईयर्स। इस तरीके से आप जो करना चाहें। लेजेंड जो है, लेजेंड किस साइड पे शो करे वो, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जहाँ पे आप करना चाह रहे हैं। इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। डाटा लेबल, अब ये देखें कि जो भी वैल्यू जिसकी बेस पर ये चार्ट या ग्राफ बना है वो अगर आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप ग्रिड लाइन अगर आप देखना चाह रहे हैं इस तरीके से आपको ये ग्रिड लाइन दिखा देगा, ठीक है। इस तरीके से आप चार्ट और अगर बेटर इसको करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको मूव करना चाहें एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मूव आप इधर करा लें। डाटा जैसे ही आप चेंज करेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो है फ़ौरन आपको ये यहाँ पर नज़र आ जाएगा। ये अगर हम लिख देते हैं, जैसे हमने डाटा चेंज किया तो फ़ौरन ही आपको इसका इफेक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको अगर हम चेंज करते हैं तो इसका इफेक्ट देखें आपको फ़ौरन ही नज़र आ रहा है। तो इस तरह ये आप ये चार्ट या ग्राफ बना सकते हैं। ये हमारे पास चार्ट या ग्राफ का टॉपिक था। बाकी टॉपिक जो हैं, ये टॉपिक जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं इसी को आप देखेंगे, इसी से आपके क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। बाकी जो है ये स्मार्ट सिलेबस के हवाले से कुछ स्किप हुआ है। अब आगे स्टूडेंट अपने टॉपिक की तरफ, और ये यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 9 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। ये हमने जो चार्ट, ये आपके सिलेबस के हवाले से डिफरेंट स्टेप्स थे। ये चार्ट कैसे बनाया जाता है, ये अब ये स्टेप्स हैं। ये चार्ट विज़िट ये आखिरी स्टेप था। अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और इसके आगे जो है अब ये इसके MCQs जो हैं वो अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब MCQs जो है तो आपको ये पहले भी बताया हुआ है कि MCQ जब आप क्वेश्चन देखते हैं, बेटर तो ये है कि क्वेश्चन देखने के साथ ही आपको उसका आंसर पता चल जाए। इसका मतलब है कि वो तो टॉपिक आपको 100% ही क्लियर है। लेकिन अगर वो टॉपिक क्वेश्चन रीड करके उसका आपको आंसर पता नहीं चला तो उसके बाद अगला जो है हमारे पास लेवल, वही लेवल ये है कि आपको 4 ऑप्शंस आपने देखी और 4 ऑप्शन देखने के साथ ही फ़ौरन ही आपको पता चल गया इसका आंसर, वो भी ठीक है। और मैक्सिमम जो क्रिटिकल अगर करते हैं वो ये है कि हमें ऑप्शंस देखकर भी अगर पता नहीं चल रहा तो फिर आपको क्या बात बताई हुई थी कि आप ऑप्शन जो है स्किप करते जाएंगे कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है वो तो हो ही नहीं सकती। इस तरीके से अगर 4 ऑप्शंस हैं तो ऑप्शन जो है वो आप क्रॉस करते जाएंगे। तो अगर आपने 2 ऑप्शन भी क्रॉस कर दी कि ये तो हो ही नहीं सकती, इसका मतलब है कि अगर आपने सोचना भी है तो रिमेनिंग 2 ऑप्शंस पे ही सोचेंगे। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। 3 स्टाइल्स हैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के।
ऐसे नहीं होता कि जी आप MCQ जो है आपने छोड़ देना होता है, MCQ छोड़ते नहीं हैं। अगर ना भी आ रहा हो तो फिर भी इस तरीके से आप उसको क्रॉस आउट करते हुए अपने प्रॉपर आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉट ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अब ज़ाहिर है ये क्वेश्चन हमें देखकर ही हमें इसका आंसर पता नहीं चल सकता है, तो हम ये आंसर देखेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा इसमें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है। लोटस 1 2 3, MS एक्सेल, MS वर्ड और नन ऑफ दी ऐसे को, तो ये हमारे पास लोटस भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेल भी है, MS वर्ड नहीं है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अब इसमें से अब देखें, ये मैंने पहले ही कहा है कि नॉट जो है ऐसे MCQs पे ख़ास तवज्जो करनी होती है, क्योंकि अगर हम नॉट पे तवज्जो ना करें तो आप उसका आंसर जो है कुछ और होता है, सिर्फ एक नॉट के वर्ड से बिल्कुल रिवर्स जो है वो क्वेश्चन हो जाता है, तो इसलिए ध्यान से इसको करना है। अब इसमें कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, A और B। इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है, B, MS एक्सेल, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस पे आपने तवज्जो करनी होती है। द इंटरसेक्शन बिटवीन ए रो एंड अ कॉलम इज़ कॉल्ड। रो और कॉलम को जब आप कंबाइन करते हैं तो ये जो पॉइंट मिलता है उसको क्या कहा जाता है, इज़ कॉल्ड, ये बोर्ड का क्वेश्चन, रो, सेल, फील्ड और एड्रेस। क्या रो और कॉलम को जब कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो फिर क्या एक हमें पॉइंट जो मिलता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस एरिया को क्या कहते हैं, उसको सेल कहते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन। ए सेल एट सेकंड कॉलम एंड 15 रो। कॉलम एक्सेल के हवाले से अगर सेकंड कॉलम है और रो जो है 15 है तो उसका सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस क्या होगा, A15, B15, C15 या D15 क्या होगा, ठीक है। तो ये देख लें, अगर फ़ौरन ही आपको इसका आंसर आ गया तो, और वैसे तो ये क्वेश्चन रीड करके ही हमें इसका आंसर पता चल सकता है, तो इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन, B15, क्योंकि आपको ये पता है कि पहला जो कॉलम है उसकी हेडिंग A होती है, दूसरे कॉलम की हेडिंग B है, और 15 रो की बात की जा रही तो कॉलम पहले लिखते हैं, रो बाद में लिखते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास B15 इसका सही आंसर होता है। विच इज़ द करेक्ट सेल एड्रेस। कौन सा एड्रेस जो है वो सही है, ये भी हमारे पास बोर्ड का क्वेश्चन है। अब ये भी हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जी सेल का एड्रेस क्या है। AA, 3B, C5 और 25, इसमें से कौन सा जो आंसर है वो बेटर है, कौन सा सेल एड्रेस ठीक है। तो अब आपको पहले कॉलम का लेटर होता है, उसके बाद रो का नंबर, और ये दोनों को मिलने से ही सेल का एड्रेस बनता है। पहले ऑप्शन देखें, AA है, इसमें रो का तो नंबर लिखा ही नहीं हुआ, फिर सेकंड जो है इसमें रो पहले आ गई, कॉलम बाद में है, लेकिन कॉलम पहले होता है, रो बाद में। C5 और फिर 25, इसमें भी कॉलम नहीं है, तो ये सी ऑप्शन, C5 ही हमारे पास सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। कौन सा जो है ये 4 ऑप्शन के अंदर कौन सी ऑप्शन जो है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम का फीचर नहीं है। रोज़ एंड कॉलम, प्रिंट, फार्मूला और वर्ड आर्ट। कौन सा ये 4 ऑप्शंस के अंदर जो है आपको जो प्रोवाइड की गई हैं उसमें कौन सी ऑप्शन स्प्रेडशीट प्रोग्राम का फ़ीचर नहीं है। रोज़ और कॉलम इसका फ़ीचर है, प्रिंट भी हम कर सकते हैं, फार्मूला भी इसका फ़ीचर है, वर्ड आर्ट जो है इसका फ़ीचर नहीं है। डी ऑप्शन सही आंसर। एक्चुअल वर्किंग एरिया इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसको क्या कहा जाता है, जहाँ पे हम डाटा लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट फार्मूलाज पुट करते हैं, डिफरेंट प्रोसेसिंग वर्किंग करते हैं। तो एक्चुअल वर्किंग एरिया को क्या कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वर्कबुक, वर्कशीट, स्प्रेडशीट या नोट शीट। तो बी ऑप्शन वर्कशीट, ठीक है, नाम से भी थोड़ा सा क्लियर है। फार्मूला कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन। फार्मूला जो है किस पे अप्लाई किया जाता है, 18 का बोर्ड का क्वेश्चन। वैल्यूज़ पर अप्लाई किया जाता है, लेबल्स पे किया जाता है, अनमर्ज सेल्स पे किया जाता है या टाइटल पे किया जाता है। तो नॉर्मली फार्मूला जो है वो वैल्यूज़ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट MCQ में भी आपने ये ज़हन में रखना है, कई दफ़ा एक ज़्यादा ऑप्शन जो है वो आपके आंसर में आ रही होती हैं, लेकिन उसमें आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो सिलेक्ट करना होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है।
तो उसमें अगर आप कहें कि ये अगर स्ट्रिक्टली अगर करते हैं तो मे बी ये भी कहीं हो जाता है कि सर 2 ऑप्शन इसका आंसर आ रहा है, लेकिन उसमें से भी आपने अप्रोप्रिएट जो है ना, सबसे ज़्यादा जो मुनासिब है वो आपने सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ यूज टू गेट द करंट डेट, ठीक है, कि हमने जो सिस्टम के अंदर जो डेट अवेलेबल है अगर वो हमने गेट करनी है तो फॉलोइंग फंक्शन में से कौन सा हम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। एक्सेक्ट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, टुडे का करेंगे, मंथ का करेंगे या ईयर का करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है क्वेश्चन रीड करके ही आपको इसका आंसर पता चल जाना चाहिए कि कौन सा आंसर प्रॉपर है। अगर क्वेश्चन रीड करके ही आंसर हमें पता चल गया इसका मतलब है कि इस MCQ की अच्छी हमारे पास तैयारी है। तो इसका बी ऑप्शन टुडे जो है वो इसका आंसर ठीक है। स्पेशलिटी ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वो क्या है। वर्किंग विद नंबर्स, वर्किंग विद कैरेक्टर्स, वर्किंग विद डिजिट्स या ऑल ऑफ दी अबव। अब इसमें जो मेन स्पेशलिटी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की क्या है कि जी नंबर पे वर्किंग करनी, कैरेक्टर्स पे या डिजिट्स पे। तो ए ऑप्शन जो है नंबर्स पर, ठीक है। मैंने पहले ही आपको कहा है कि कुछ MCQ ऐसे होते हैं कि एक से ज़्यादा आंसर्स भी होते हैं, लेकिन उसमें आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो सेलेक्ट करना होता है। ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्कशीट इज़ ए, बोर्ड का क्वेश्चन। वर्कशीट के कलेक्शन को क्या कहा जाता है। वर्क बुक कहा जाता है, स्प्रेडशीट कहा जाता है, फाइल कहा जाता है या ग्रुप्स कहा जाता है। तो ये वर्कशीट के कम्बिनेशन को, ठीक है, क्या कहा जाता है ये आपको क्वेश्चन के रीड करने से ही पता चल गया होगा। उसको वर्कबुक कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ, डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ द फर्स्ट शीट इन एनी वर्कबुक। वर्कबुक जो एक से ज़्यादा वर्कशीट का कम्बिनेशन होता है, उसकी जो पहली शीट है उसका ऑटोमेटिकली सिस्टम जो आंसर जो नेम प्रोवाइड कर रहा होता है वो क्या होता है, डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ फर्स्ट शीट। एक से ज़्यादा शीट्स को हम ओपन कर सकते हैं, उसमें जो सिस्टम जो है पहली शीट का ऑटोमेटिकली नाम जो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है वो नाम कौन सा होता है। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन। 1 शीट 1 डिजिट 1 शीट 1 सी ऑप्शन टेक्स्ट में या फर्स्ट शीट, क्या इसका आंसर है, क्या नाम होता है। आप नाम चेंज डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली जो आपको शीट का नाम जो प्रोवाइड किया जाता है वो नाम क्या होता है। तो बी ऑप्शन शीट 1 इसका आंसर है, ठीक है। ये अगर आपको क्लियर है तो ज़ाहिर है इस पे MCQ पे तवज्जो नहीं करनी, ये तो हमें, लेकिन जिस भी MCQ में ज़रा सा भी आपको डाउट है और सोचना पड़ा तो आप उसको टिक कर लेंगे, ताकि जब भी आप प्रैक्टिस करनी है तो उस MCQ पे तवज्जो लाजमी करनी है आपने। बाय डिफ़ॉल्ट हाउ मैनी वर्कशीट आर प्रेजेंट इन MS Excel वर्कबुक। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप शीट्स तो इससे ज़्यादा भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन वर्कशीट जो है कितनी आपको प्रोवाइड की जाती हैं ऑटोमेटिकली बाय दिस सिस्टम MS Excel। 3 वर्कशीट आपको प्रोवाइड की जाती हैं, 4 की जाती हैं, 5 या 2। तो क्या आंसर इसका सही आंसर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ए ऑप्शन सही है, 3 वर्कशीट आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ए सेल इन ए वर्कशीट कैन होल्ड, जो वर्कशीट जो मुख्तलिफ़ कॉलम्स और रोज़ का कम्बिनेशन है उसके इंटरसेक्शन से जो पॉइंट हमें सेल मिलता है, उस सेल के अंदर क्या आप रखवा सकते हैं, वैल्यूज़ रखवा सकते हैं, ग्राफिक्स आप रखवा सकते हैं, ऑडियो वीडियोज़ या ऑल ऑफ अबव। इसमें क्या रखा जा सकता है, तो सेल में हम वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ, ए सेल इन अ वर्कशीट कैन बी इन एन या ए स्टेट। वो जो सेल जो है वर्कशीट में कैन बी, कौन सी स्टेट उसकी हो सकती है, एक्टिव स्टेट सेल की हो सकती है, डायरेक्ट स्टेट हो सकती है, पैसिव हो सकती है, या आइदर ए और सी। क्या इसका आंसर है। तो इसके लिए हमें टॉपिक का पता होना चाहिए कि एक्टिव सेल किसे कहते हैं और पैसिव सेल किसे कहते हैं। जिसको हम सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे हमारा सेल पॉइंटर होता है उसको एक्टिव सेल कहते हैं। उसके अलावा रिमेनिंग सेल जो हैं जो इनएक्टिव है उनको पैसिव सेल कहा जाता है।
तो सेल जो है वर्कशीट में उसकी दो ही स्टेट में से कोई स्टेट एक वक्त में हो सकती है, या तो वो एक्टिव सेल है या पैसिव सेल है। तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है ए और सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट MCQ, डाटा कैन ओनली बी एंटर्ड इन अ सेल व्हेन इट इज़ इन ए। डाटा कब हम एंटर कर सकते हैं सेल में, जब सेल की स्टेट कौन सी होगी। स्टेट के हवाले से हम सेल के अंदर वैल्यू एंटर कर सकते हैं। वो स्टेट कौन सी होगी, एक्टिव स्टेट होगी या पैसिव स्टेट। एक्टिव सेल एक्टिव होगा या पैसिव होगा। पैसिव इसकी स्टेट होगी, एक्टिव होगी, डायरेक्ट होगी, इनडायरेक्ट होगी। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, एक्टिव स्टेट होगा। सेल एक्टिव स्टेट में होगा तो फिर हम डाटा एंटर कर सकते हैं। सिलेक्टिंग ए सेल विद माउस और एरो कीज पुट्स इट इनटू। जब हम सेल को सिलेक्ट कर देते हैं विद आइदर विद द हेल्प ऑफ माउस और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन कीज़, तो सेल जो है कौन सी स्टेट में चला जाता है, पैसिव स्टेट में चला जाता है, बोल्ड स्टेट में, एक्टिव में या कर्सर स्टेट में चला जाता है। तो सी ऑप्शन एक्टिव स्टेट में हमारा सेल जो है वो चला जाएगा। उसके बाद हम डाटा एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। बोल्ड रेक्टेंगुलर बॉर्डर अराउंड ए सेल इन अ वर्कशीट इंडिकेट्स ए। अगर एक सेल जो है उसमें उसका बॉर्डर बोल्ड रेक्टेंगुलर है, बोल्ड है, बॉर्डर उसका बोल्ड है, हाईलाइट है, तो इसका मतलब क्या है कि सेल किस स्टेट में है। वो इंडिकेट बोल्ड बॉर्डर सेल को किस फॉर्म को, किस स्टेट को इंडिकेट कर रहा है कि वो सेल जो है वो एक्टिव सेल है, वो फॉर्मूला है उसमें आपने लिखा हुआ है, वो पैसिव सेल है या ए और सी है। तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन हमारे पास सेल जो है वो एक्टिव सेल है अगर उसका बॉर्डर जो है वो बोल्ड है। एवरी सेल इन अ वर्कशीट हैज़ ए। अब ये हमें आंसर देखेंगे तो पता चलेगा। कमांड एड्रेस फार्मूला बॉर्डर, वर्कशीट में कोई भी सेल जो है उसमें कमांड हो सकती है, एड्रेस हो सकता है, फार्मूला हो सकता है, बॉर्डर हो सकता है। तो उसमें एवरी सेल हैज़ एन एड्रेस, ठीक है। जो भी वर्कशीट में जो सेल होता है उसका कोई ना कोई एड्रेस लाजमी होता है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आप टिक कर लें कि वो जो सेल वर्कशीट का जो सेल है हर सेल का एक डिफरेंट सेपरेट एड्रेस होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर। ई सेल इन ए स्प्रेडशीट हैज़ ए यूनिक, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन। हर सेल जो स्प्रेडशीट का होता है उसका डिफरेंट हैज़ ए यूनिक क्या होता है जी। ऑप्शंस हैं रो उसकी यूनिक रो होती है, यूनिक कॉलम होता है, यूनिक एड्रेस होता है या यूनिक रो एंड कॉलम होता है। मैंने पहले आपको कहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आपने सेलेक्ट करना होता है। तो सी ऑप्शन एज ए यूनिक एड्रेस, ठीक है। तो आपने अप्रोप्रिएट जो है वो हमारे पास एड्रेस आंसर आया। When a cell is dash, you can enter data in it by simply typing in the keyboard. अब selected, passive, active, either A और C क्या है जी। अब इसमें सेल क्या होगा कि जब हम उसके बाद उसमें डाटा एंटर कर सकेंगे कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए, टाइपिंग करते हुए। या तो वो सेल सेलेक्ट होगा, पैसिव होगा, एक्टिव होगा, या ए और सी के वो सेलेक्ट भी एक ही बात है और एक्टिव भी एक ही बात है। तो इसका आंसर हमारे पास डी ऑप्शन सही आंसर होगा। विच वन इज़ नॉट ए वैलिड रेंज। अब इसमें से जो ऑप्शंस हैं उसमें कौन सी जो एक वैलिड रेंज को ऑप्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रही। D3:E3 और इसके लिए रेंज का हमें पता होना चाहिए कि उसमें हम स्टार्टिंग एड्रेस बताते हैं, फिर कॉलन का सिंबल हम प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आप एंडिंग सेल का एड्रेस बताते हैं। तो कौन से वैलिड रेंज नहीं है। D3 से E3 कॉलन लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है। A33 से कॉलन B23, Z3 से A3 या 3A से 6A। तो अब इसमें से कौन सी रेंज जो है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो अब आपने
वही बात है कि जब नॉट का वर्ड आ जाए तो इस पर ख़ास तवज्जो आपने करनी है कि ये जो है वो अब वैलिड रेंज नहीं कह रहा, वो कह रहा है नॉट ए वैलिड रेंज। तो इसको ज़रा ज़हन में रखना है, क्योंकि अगर हम इसको नॉट इग्नोर कर देंगे तो हम ये देख रहे हैं कि कौन से इसमें वैलिड रेंज है, लेकिन वो नॉट का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो रेंजेस हैं इसमें से कोई एक रेंज वैलिड हमने प्रोवाइड नहीं की। तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन डी ऑप्शन हमारे पास सही है कि हम कॉलम का जो लेटर है वो पहले होता है, रो का नंबर बाद में होता है, लेकिन ये रेंज ये जो लिखी हुई है ये लिखने का तरीका सही नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। दी सेल्स A3, B3, C3 एंड D3 कैन बी रेफर टू एज, इन सारे सेल्स A3, B3, C3 और D3 को हम रेफ़र कर सकते हैं। इस तरह तो हम कर ही रहे हैं कि अलग इंडिविजुअल सेल्स के वाले से, लेकिन उसको अगर हमें रेफ़र करना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? A:3, A3 D3, A3 D3 और AD3। अब क्योंकि अब ये एक कंसेक्टिव सेल्स हैं हमारे पास, अब इसको अगर हम रेंज के तौर पर अगर लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि A3 से लेकर D3 तक, ठीक है, लेकिन कोई सा भी लिख सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। हमने क्योंकि स्टार्टिंग सेल और एंडिंग सेल बताना होता है तो हम स्टार्ट से भी कर सकते हैं, एंड से भी स्टार्ट करके हम स्टार्ट तक आ सकते हैं। ये आपके डिफरेंट स्टाइल्स एंड लॉजिक्स हैं, लेकिन नॉर्मली अब A3 से D3 ये हमारे पास बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो हम बी ऑप्शन A3 से D3 ये अगर रेंज के तौर पर लिखते हैं तो फिर इंडिविजुअल हमें ये 4 दफ़ा ये सेल के एड्रेस इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम रेंज के तौर पर लिख देंगे। तो बी ऑप्शन हमारे पास सही आंसर है, A3:D3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रिलेटिव रेफरेंस ऑफ ए सेल? हमें रिलेटिव रेफरेंस का पता होना चाहिए कि कहते किसको हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रिलेटिव रेफरेंस ऑफ ए सेल? A1 1A $1 और ये नंबर साइन A नंबर साइन 1, इसमें से कौन सा जो है वो एक रिलेटिव रेफरेंस की एग्जाम्पल है? तो उसमें देख लें, अगर हमें क्लियर हो कि जिसमें रिलेटिव का मतलब है कि फार्मूला जब हम कॉपी करते हैं तो फार्मूले में चेंज करके उसको कॉपी किया जाता है, एग्जैक्ट जो है वो उसका रेफरेंस इस्तेमाल नहीं किया जाता। रेफरेंस जो है चेंज हो जाता है रिलेटिव टू दी सेल वेयर द फार्मूला इज़ एंड वेयर यू वांट टू कॉपी द फार्मूला, उसके रिलेटिवली अकॉर्डिंगली सेल का रेफरेंस चेंज हो जाता है। उसके लिए हम जो फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा रेफरेंस हम इस्तेमाल करते हैं? A1 1A $1 या नंबर साइन A और नंबर साइन 1? तो इसका आंसर ए ऑप्शन A1 इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट, दिस इज़ एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब फॉलोइंग ऑप्शन जो हमें एब्सोल्यूट का हमें पता होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स ज़रा ट्रिकी सा, इस तरह की कोई भी क्वेश्चन जो हैं उस पर आप ज़रा टिक रखें, क्योंकि ये एक्सरसाइज में भी ये MCQ है, इससे रिलेटेड बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हो तो ज़रा से चेंज करता है, तो इस ध्यान से इसको देखना होता है। दिस इज़ एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस A9 $9 $8 या नंबर साइन A नंबर साइन 9, ठीक है। तो आप ये देख लें कि कॉलम से पहले और रो से पहले जो है वो डॉलर का साइन इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे देख लें कि ये सी ऑप्शन, ये मैं इसको आप टिक कर लें, ठीक है, इसको मेरे कहने पे टिक कर लें। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसी कोई भी अगर एग्जांपल्स मिलती हैं तो उसको हम टिक करें, उस पर तवज्जो करें। सी ऑप्शन है क्योंकि कॉलम से पहले भी डॉलर साइन है और रो से पहले भी डॉलर साइन है, तो ये सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एब्सोल्यूट एड्रेस? और ये देख लें, ये बोर्ड का क्वेश्चन बी है। A1 $1 $1 या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा है कि इस तरह के जो कोई भी एग्जांपल्स हैं उस पर आप लाजमी टिक करें। कॉलम से पहले डॉलर होता है, रो से पहले डॉलर होता है, तो यहाँ पे देख लें, ये तो बाद में है, उसके बाद ये भी बाद में भी है, तो ये इसमें से नन ऑफ दीज, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इस पर मैंने पहले आपको कहा हुआ है कि तो वजह से आपने इसको करना है, नन ऑफ दीज। ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम कैन नॉट, क्या नहीं होता, प्लॉट ग्राफ्स
यूज़ फार्मूलाज, एडिट इमेजेस, फॉर्मेट नंबर के हम इस पर ग्राफ जो है बना सकते हैं, फार्मूलाज लिख सकते हैं, इमेजेस को चेंज कर सकते हैं या नंबर्स को हम फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। ए सेल इन अ स्प्रेडशीट कैन नॉट कंटेन, स्प्रेडशीट में जो कम्बिनेशन डिफरेंट कॉलम्स और रोज़ का और उसको सेल्स कहा जाता है, उसमें क्या नहीं होता, वैल्यूज़, लेबल्स, कमांड्स और डिफरेंट फार्मूलाज। तो इसमें क्या है, कमांड्स नहीं, सेल के अंदर जो हैं कमांड्स हम नहीं लिखते, कमांड्स नॉर्मली हम सेलेक्ट करते हैं। इसको टिक करें। वैल्यू इन अ सेल ऑफ अ स्प्रेडशीट कैन बी, क्या हो सकता है जी, वैल्यू सेल में जो डिफरेंट वैल्यूज़ लिखते हैं वो क्या हो सकता है, नंबर, डेट, फार्मूलाज, ऑल ऑफ दीज। तो ये डी ऑप्शन, कोई भी सेल के अंदर आप वैल्यू नंबर फॉर्म में वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, डेट फॉर्म में वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं या फार्मूला भी आप लिख सकते हैं। तो ये इसकी ऑप्शन डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। डैश आर यूज टू एक्सप्रेस मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स ऑफ अ स्प्रेडशीट। ये टर्म, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी, डेफिनेशन भी। डैश आर यूज टू एक्सप्रेस मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स ऑफ अ स्प्रेडशीट, क्या जी, कमांड्स, फार्मूला, फंक्शंस या लेबल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास में भी ये फंक्शन की डेफिनेशन ही है जो आपसे पूछी जा रही है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। द रेफरेंस ऑफ अ सेल इन अ स्प्रेडशीट फार्मूला इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, जो स्प्रेडशीट फार्मूले में सेल का रेफरेंस, इसको क्या कहा जाता है, सेल एड्रेस, सेल लेबल्स, सेल कमांड या सेल फंक्शन, क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये इजी है, सेल एड्रेस इसको कहा जाता है। अब ई सेल इन अ स्प्रेडशीट हैज़ ए डैश दैट इज़ फॉर्म बाय कंबाइनिंग इट्स कॉलम नेम एंड रो नंबर। स्प्रेडशीट के हर सेल में क्या होता है, जो बनता है कॉलम के नाम से और रो के नंबर से, लेबल, रो, रेफरेंस और कॉलम। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। उसके बाद व्हाट हैपन्स व्हेन एंटर की इज़ प्रेस आफ्टर कंप्लीटिंग द डाटा एंट्री। जब भी डाटा एंटर करने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं तो फिर क्या होता है, कर्सर मूव्स वन सेल टू द राइट कॉलम पे चला जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, या कर्सर मूव्स वन सेल टू द लेफ्ट कॉलम पे चला जाता है, कर्सर मूव्स वन रो डाउन या कर्सर मूव्स वन रो अप। ठीक है, तो ये कर्सर मूव्स वन रो डाउन, सी ऑप्शन इसका सही आंसर। अगर अब आपने टू ऐड द वैल्यूज ऑफ सेल C9 ऑफ वर्कशीट, ये लिंकिंग का टॉपिक ऑफ वर्कशीट शीट 3 विद दिस सेल B2 ऑफ करंट वर्कशीट, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, करंट जो वर्कशीट उसके B2 को और शीट 3 के C9 को हमने ऐड करना है। तो क्या फार्मूला होगा, करंट तो हमारे पास वही रहेगा B2, हमने वो C9 उससे पहले शीट 3 का नाम लिखना है, C9 ये B2 ये नहीं हो सकता, ये ठीक है, ये शीट 3 और ये यहाँ पर ये, अब हमने शीट 3 का C9 है और B2। ठीक है, तो ये देख लें, शीट 3 का हमारे पास बी ऑप्शन इसका सही है क्योंकि C9 शीट 3 का सेल एड्रेस है और करंट जो शीट है उसका B2, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन सही आंसर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ आज के लेक्चर में यहाँ तक MCQs हम कवर करते हैं, आगे कुछ मज़ीद MCQs होंगे तो उसको डिस्कस करेंगे और फिर अपने लास्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 10 की तरफ चले जाएंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अच्छे तरीके से तैयारी करें, मेहनत करें और साथ साथ जो है सारी दुनिया जहान के लोगों के लिए, जानदारों के लिए दुआ भी रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।